डियर स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर जो है भौतिक विज्ञान का, ये किसी जिले में हुआ है, वहाँ से एक विद्यार्थी ने भेजा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। पहला प्रश्न पूछा गया है सी यू डबल प्लस यानी कि प्लस प्लस पर कितने कूलाम आवेश है। यहाँ पे आपको सी यू डबल प्लस है यानी कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सी यू का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है। तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है सी यू का, वो होता है आपका 29। ठीक है, 29 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अब आपको ये पता है कि जो है सी यू पे क्वेश्चन में दिया गया डबल प्लस जो है चार्ज है। इसका मतलब ये चार्ज कैसे आया होगा, इसने जो है दो इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करा है, त्याग दिया है। इसकी वजह से इस पे दो चार्जेस आए हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो दो पॉजिटिव चार्जेस आए हैं। अब हमें एक चीज़ पता है कि क्यू का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। ठीक है, एन इंटू ई। अब यहाँ पर देखना है कि जो चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन, एन मतलब यहाँ पर है। ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन ये माइनस में होता है। ये माइनस में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाता है, लेकिन जब इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह क्या है, प्रोटॉन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने ई भी पता चल गया हमारे को। अब सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में डाल लेते हैं ई की वैल्यू और एन। एन जो है हमारा कितना है, तो एन यहाँ पर कितने हैं, पॉजिटिव आपके दो चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव आपका एन जो है हमारे पास दो है। तो ई की यहाँ पर निकाल लेते हैं क्यू की वैल्यू। तो क्यू में एन की जगह हमें दो रखना होगा क्योंकि टू प्लस है इसमें। इनटू में आपका ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू अभी अभी हमने देखा है कि आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर ये इस तरह से पूछता, आपको पूरा चार्ज निकालना होता तो ये आंसर आता, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा कितने +2 पर आवेश कितने हैं ये बताया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप बता देंगे कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स का आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपसे इस तरह का प्रश्न आता, उसमें आपको क्यू निकालना होता यानी आवेश निकालना होता, तो आप इस तरह से निकालते, जो कि मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, एल्यूमिनियम तथा लिथियम है। तो एल्यूमिनियम तथा लिथियम क्या है, तो आपको सबको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका, ये आपके कौन से हैं, अनुचुंबकीय हैं। क्या है ये, अनुचुंबकीय। यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय क्या होते हैं। देखिए जब भी कोई पदार्थ जो है दो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी छोर के बीच में रखा जाता है, जैसे सपोज करिए कि इधर एन है और इधर एस है, और इसके बीच में कोई आपका कोई भी मटेरियल जो है यहाँ पे लटका दिया गया खुले अवस्था में। ठीक है, और ये जो है लंबवत हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ये, और ये समानांतर हो जाएगा, लंबवत नहीं समानांतर हो जाएगा, ये क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के। और जो आपका प्रबल चुंबक होगा, या नॉर्थ पोल आपका प्रबल है या साउथ पोल प्रबल है, उसकी तरफ जो है ये चला जाएगा। ठीक है, उसकी तरफ जो है ये आकर्षित होता है। और इसका जो चुंबकशीलता होती है वो एक से थोड़ी अधिक होती है। किसकी हम बात कर रहे हैं, अनुचुंबकीय की। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी जो आपकी चुंबकशीलता होती है वो एक से आपकी अधिक होती है। इसमें आपका जो है एल्युमिनियम, लिथियम, मैंगनीज, प्लेटिनियम और उसके अलावा जो है ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा। तो आप जानते हैं निर्वात में जो है जिसका वेग अभी किसी जगह पे सबसे ज़्यादा होता है वो निर्वात में उतना ही होगा, यानी कि उतना ही, उससे भी आपका आसानी से निर्वात में यानी एब्सेंस ऑफ एयर होगा, और एब्सेंस ऑफ एयर होगा तो वो आसानी से चलेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम कह सकते हैं पराबैंगनी यानी किरणें नहीं, अवरक्त किरणें जो इंफ्रारेड रेज है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के आवेशित खोखले गोले के पृष्ठ पर विभव जो है 10 वोल्ट है। तो गोले के केंद्र पर विभव जो है आपको निकालना है। देखो आपका जो है यहाँ पे गोला क्या दिया गया है, एक गोला दिया गया है, इस तरह का गोला है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर सेंटर से जो है इसका कितना दे रहा है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो है आपकी 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि आवेश पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर इसके सरफेस पे आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे पृष्ठ पर विभव है। ठीक है, और ये आपका विभव जो है ये कितना है, 10 वोल्ट दे रखा है, पृष्ठ पे लग रहा है
और आपको पता है कि जो इसका अंदर वाला क्षेत्र होगा, विभव तो पूरे आपके सरकमफेरेंस पे जो है, परिधि पर पूरा बराबर होगा, यानी कि अंदर के क्षेत्र में जो है ई का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अंदर के क्षेत्र में। और ई का हमें पता होता है कि ई क्या होती है, ई जो होता है इसका हम लिखते हैं dv अपॉन में dr, दूरी, ठीक है। अब ई हमारा 0 होता है तो हम इसको 0 के बराबर रख लेंगे। dv हमारा जो है कितना है, 10 है, तो हम जो है यहाँ पर 10 रख देते हैं, ठीक है, 10 रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है कि जो गोले के केंद्र पर बोल रहा है, गोले के केंद्र पर, तब ये 0 होगा। dv अपॉन में dr जब होता है तो ये जब आपका 0 हो जाएगा तो जितना आपका v होगा उतना ही आपका जो है कितना अंदर की तरफ क्या होगा, गोले के केंद्र पर क्या होगा, आपका विभव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटर है ये आपका उतना ही होगा जितना आपका वोल्ट है, यानी कि सॉरी, आपका जो विभव है 10 वोल्ट, इतना ही इसमें 10 वोल्ट का ही विभव होगा कि अंदर जो है E इक्वल्स टू 0 है। जब ये 0 है, ठीक है, ये 0 हो जा रहा है, यानी कि E 0 है, ये किसके बराबर है, dv ओवर dr के। अब dr के बराबर है, ये 0 है, तो आपका जो बाहरी सरकमफेरेंस पे विभव है वो आपके सेंटर पे भी उतना ही विभव प्रदान करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 10 वोल्ट जो है ख आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में क्या होगा यदि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि इसमें क्या दिया गया है, ये आपको c की वैल्यू दी गई है। प्रकाश का वेग जो होता है वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल या वेग होती है उसको हम c से लिखते हैं। तो c हमारे को दे रखा है इसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपका एक चीज़ और दे रखा है इसमें, जो है म्यू दे रखा है। क्या दे रखा है, अपवर्तांक म्यू, जो है म्यू आपको दे रखा है, ये दे रखा है 1.5 म्यू दे रखा है, सी दे रखा है। अब हमारे को क्या निकालना है, तो माध्यम में वेग वाले अपवर्तांक का निर्वात में प्रकाश की चाल ये है, तो प्रकाश का वेग आपको निकालना है, तो v हमें निकालना है। और v जो हम निकालते हैं तो उसके लिए पहले हमें म्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो म्यू जो होता है वो क्या होता है, निर्वात या प्रकाश में वायु की चाल, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, अपॉन में जो है वेलोसिटी जो हमें निकालनी है, वेग, ठीक है। अब हमें म्यू पता है, c पता है, म्यू और c की वैल्यू रखेंगे तो v की आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ से v निकालूँ तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c अपॉन में म्यू, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो c की वैल्यू लिख देते हैं। c की वैल्यू है आपको 2, यहाँ पे दिया गया है c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार में कट गया, ठीक है। तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्रुवों पर नति कोण का मान जो है आपको बताना है। तो देखो पहले तो ध्रुव समझ लो, ठीक है। आप जानते हो पृथ्वी जो हम बनाते हैं, पृथ्वी का जो आकृति है वो कैसी है, तो हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो गोलाकार है, ठीक है। तो इस तरह का है, आप जानते हो, ठीक है। अब इस तरह का हम मानते हैं कि पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी के गोल में जो है कहीं ना कहीं एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, आप छोर पे आपको ये पता होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर इधर साउथ पोल है तो इधर नॉर्थ पोल है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, आप कहीं भी मान लो। आप यहाँ नॉर्थ मारो तो यहाँ साउथ मान लो, जस्ट उसके आमने सामने मानना है, तो आपकी मर्जी है, कहीं भी मान लो। मैंने कहीं भी एक जगह मान लेते हैं, तो हम मानते हैं यहाँ पर एक साउथ है तो इधर आपका नॉर्थ है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ और साउथ ध्रुव जो होते हैं, आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं, ये आपके ध्रुव को जो लाइन मिलाती है, सीधी जो लाइन मिलाती है, जैसे मैं यहाँ पे लाइन मिला रहा हूँ, यहाँ से साउथ ध्रुव को, साउथ को नॉर्थ से यानी उत्तर को दक्षिण से मिला रहा हूँ, तो ये जो लाइन होती है इसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब ये पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष है ये सीधा सीधा बाहर भी निकलता है, ऐसा थोड़ी है कि आपका ये इस तरह से सीधा आगे आगे भी जा रहा है, इधर भी आपके आगे जा रहा है। अब यहाँ पर जो है, जो पृथ्वी का बाहरी किनारा है इसको हम क्षितिज बोलते हैं। तो इस क्षितिज पे जो लाइन क्षितिज पे सीधी आकर के और जो आपकी चुंबकीय अक्ष है, पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है, उस लाइन को काटे और काटते हुए यहाँ पर क्या बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, ये वाला 90 डिग्री का कोण बनाए,
इसी को हम नतिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम नतिकोण कहते हैं। और जब आप देख रहे हो कि नतिकोण जो यहाँ बना हुआ है उसका मान कितना है, तो 90 डिग्री है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 1 माइक्रोफैरड धारिता है किसके बराबर है? तो भैया हम निकाल लेंगे, उसमें क्या है हमारे को तो सब पता है। ये आपका जो हो जाएगा, इसका मान होता है आपका 10⁻⁻6 फैरड। तो ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से निकाल सकते हो, इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको। अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। अगला पार्ट है चोक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? तो चोक कुंडली की कार्यविधि जो वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित होती है। आपको अच्छी तरह से पता होगा सभी को, वाटहीन धारा के सिद्धांत पे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा हो गया तीसरा, 3 बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजन आपको निकालना है। तो 3 बिंदु जो है, आपको पहले तो डायग्राम समझ लेना चाहिए कि इसका डायग्राम कैसा होता है। मैं केवल आपको गाइड कर देता हूँ। ये आपका डायग्राम हो गया। यहाँ पर कोई मान लीजिए कि आपका ए बिंदु है, ठीक है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ठीक है, इस तरह से आपके बिंदु लिखे गए हैं। और इन बिंदुओं का जो इस पे आवेश है, यहाँ पे मान लीजिए Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, यहाँ पे इस पे Q3 आवेश है। और इनके बीच की दूरी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 1 से 2 आ रहे हैं ना, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो दूरी होगी वो R12 होगी, 1 से 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 3 तो यहाँ पे R23 होगी। और इसी तरह से यहाँ पे 3 से 1 तो यहाँ पे, या 1 से 3 बोल सकते हैं, तो यहाँ पे R13 होगी। इस तरह से ये बीच की दूरी निकाल ली। और इनका जो है वेलोसिटी हम v1 इसका मान लेते हैं, तो v2 इसका मान लेंगे, और v3 जो है इसका मान लेंगे। इस तरह से ये मान लिया, सारे मान आ गए। अब हमारे को जो है u जो है, आप जानते हो ऊर्जा को हम क्या करते हैं, कुल ऊर्जा कितनी होगी, u1 प्लस में u2 प्लस में u3, यही होता है। तो u1 का मान रख लेंगे, फिर u2 का मान रख लेंगे, और u3 का मान रख लेंगे। और जो आपको पता ही है ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में जो आपके आवेश हैं Q1 इनटू में Q2। ठीक है, अपॉन में U1 की बात कर रहे हैं, U1 का अलग निकालेंगे, U2 का आपका जो होगा 12 होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे R12 हो गया। ठीक है, R12। अब इसका हमने ले लिया Q1 इंटू Q2, इसके बीच की दूरी कितनी है, R12। ऐसे ही अगले वाला लेंगे तो उसमें भी आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, इनटू में अब यहाँ पे क्या है, Q2 इंटू Q3 हो जाएगा, तो Q2 इंटू Q3 अपॉन में इन दोनों के बीच का दूरी कितनी है, तो R23 है, तो यहाँ पे लिख देंगे R23। इसी तरह से आप आगे देखोगे तो आपका नेक्स्ट वाला जो है आपका क्या आ जाएगा, Q3 इंटू Q1 या Q1 इंटू Q3 अपॉन में क्या हो जाएगा, R13, जो इनके बीच की दूरी है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हो। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आप अच्छी तरह से जानते हैं, अनंत होती है। तो आप लिख सकते हैं कि समतल की जो लेंस की फोकल दर्पण दूरी होती है वो अनंत होती है। ठीक है, अनंत। इसके बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की एक शर्त लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में प्रकाश जो है विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाना चाहिए या आपतित होना चाहिए, और आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है होगा। अथवा में क्रांतिक कोण और अपवर्तांक में क्या संबंध है, ये आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण दिखने हैं। आपको और ध्यान रखना है कि आप अपना पेपर भेज सकते हैं, लेकिन आप पेपर अपना साफ भेजें। ये पेपर जैसा भेजा गया ऐसा साफ पेपर ना भेजें, ये पेपर साफ नहीं है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण लिख देने हैं। माइक्रो तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास जो है कितनी होती है, आप लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद में देखिए, अब ये क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 उदाहरण आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, और आपने पढ़ा भी होगा प्रतिचुंबकीय, तो आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और उनके उदाहरण क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप जानते ही हो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं ना, तो वो किसी भी दिशा में नहीं जाते हैं, यानी कि जो नॉर्थ होगा वो उसको रिपेल करेगा, साउथ होगा वो रिपेल करेगा, इसी बीच में वो रहते हैं। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इसके बाद में एक नाभिक के 2 प्रोटॉन एक दूसरे से 6.0 इंटू 10⁻16 मीटर की दूरी पर हैं, तो इनकी पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।
और वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण को आपको समझाना है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्गमूल मान जो है 100√2 वोल्ट है, तो विभवांतर का शिखर मान आपको बताना है और आधे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान जो है आपको बताना है, एवरेज भी आपको निकालनी है। और एक रेडियो स्टेशन की जो है 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य कितनी है ये आपको बतानी है। लेंस की क्षमता को परिभाषित करके इसका मात्रक लिख देना है, जो कि आपका डायोप्टर होता है। नेक्स्ट अथवा पार्ट में है विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 जो है अभिलक्षण आपको बताने हैं। उसके बाद में 60 माइक्रोफैरेड का एक सांद्रित्र जो है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा के आरएमएस को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको मीन जो है निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका पूछा गया समानांतर पट सांद्रित्र में संचित ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त करना है आपको। और यहाँ पे मानव चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली 2 विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए। इन तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है एक दूसरे के 4 सेंटीमीटर दूरी पर 2 लंबे सिरे समांतर तारों x तथा y से क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, तो तार x के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन आपको करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसका अथवा में पूछा गया है, लेंज का नियम लिखिए और प्रदर्शित कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। इसके बाद जो है चित्र में दिए गए यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र में P व Q के बीच में तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। इस तरह का कोई कैपेसिटेंस लगा हुआ है यहाँ पर जो है आपको दिया गया है और इसमें आपको निकालनी है धारिता। यहाँ पे डायग्राम साफ नहीं है, जैसा कि पेपर आपको बता चुका हूँ, पेपर साफ नहीं भेजा है, फिर भी आपके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा पेपर हम अपलोड नहीं करते हैं जो पेपर दिखे ना। इसमें नेक्स्ट जो है आपका 20वां प्रश्न, इसमें देखो किसी दीर्घ प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय की व्याख्या कीजिए। अभी हम बात ही कर रहे थे इसकी। और किसी गैल्वेनोमीटर कुंडली का प्रतिरोध जो है 15 ओम है और 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा जो है प्रभावित होने पर पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। आप इसे गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। यहाँ पे आंशिक पैरा विद्युत युक्त समानांतर पट सांद्रित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अगला है फैराडे के विद्युत प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। अगला है परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला है वैद्युत स्थितिकी में गाउस का नियम लिखिए और इसकी सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला जो है जल का अपवर्तांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तांक 3/2 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तांक क्या होगा। इसके बाद है आपका ख पाठ, प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए और इसके नियम जो है आपको लिखिए। नेक्स्ट जो है आपका इस अथवा में पूछा गया स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकों के 2 अनुप्रयोग जो है आपको लिखने हैं और धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं और धारा घनत्व व चालकता में संबंध जो है स्थापित करनी है। अथवा में है ओम के नियम का कथन लिखिए तथा इसे सत्यापित कीजिए। तो इस तरह का ये पेपर था। जो देख रहे हैं आप साफ नहीं है तो आप भी अपना पेपर जब भेजें तो बिल्कुल साफ भेजें, अच्छी तरीके से भेजें, ताकि आप लोगों को जब बताया जाए तो कुछ समझाने में मजा भी आए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।